40 में से 38 भवन ये बताए जा रहे हैं कि ये नक्शे के हिसाब से पास नहीं हुए हैं, इसलिए 15 दिन का समय दिया गया है विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि वो खुद इसको ध्वस्त कर दे, और अगर नहीं किया तो बुलडोजर चलाएगा प्रशासन और इसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी से ही लेगा। देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। वो आजम खां के जरिए स्थापित की गई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, शिक्षा, कृषि और कई तरह के विषयों की पढ़ाई होती है और हजारों छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा ये 15 दिन के अंदर मैं तो सोचती हूँ और गुहार लगाती हूँ इस देश की अदालतों से, तो कुछ तो कीजिए, आपका जो काम है कम से कम उतना तो करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश में आजम खां, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक और संस्थापकों में से एक तरह से देखा जाए तो वो मुलायम सिंह की ही पीढ़ी के, उन्हीं के काउंटर पार्ट माने जाते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक नक्शे पर आजम खां की जो जगह है वो बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी सज़ा कई अलग अलग मुहानों पर चल रही है। अदालत, जेल और सरकार, इन सब को मिलाकर न जाने कब पूरी होगी आजम खान की सज़ा। इस वक्त देखिए आप, आज तक की ये हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रही है, लिखा है यूपी की वो यूनिवर्सिटी जिसकी नींव रखने 52 मंत्रियों के साथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री, अब 38 भवनों पर चलेगा बुलडोज़र। जी हाँ, एक वक्त ऐसा होता था कि आजम खां की तूती बोलती थी और आजम खां के इशारों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरह से चलती थी। और अब ये देखिए कि जो ये नया एडमिनिस्ट्रेशन है, नया प्रशासन है, वो किस तरह से न सिर्फ कि आजम खां, उनके परिवार, उनके वोट डालने वाले लोग, उनका शहर, बल्कि उनके ज़रिए बनाई गई यूनिवर्सिटी को तबाह व बर्बाद करने पर तुली हुई है। लगातार हम कई सालों से सुन रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी पर विवाद चल रहा है। अब इसके बाद आप सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और बहाने क्या बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश में अदालतें और जज, यानी जो नेता कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अदालतें और जज भी ऐसा लगता है न जाने क्या खाकर सो गए हैं। इस वक्त क्या ऑब्जेक्शन है? ये ऑब्जेक्शन आप ये देखिए कि फिलहाल आज तक की रिपोर्ट मैं पूरी कर देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और 52 मंत्रियों के साथ रामपुर पहुंचे थे। आज यूनिवर्सिटी में 48, यानी कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, आजम खां का घर नहीं है, आजम खां की कोई दुकान या दफ्तर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ कई हजार छात्र पढ़ते हैं। उनकी तकदीर का क्या फैसला होगा, क्या कुछ किया जाएगा? 40 में से 38 भवन ये बताए जा रहे हैं कि ये नक्शे के हिसाब से पास नहीं हुए हैं, इसलिए 15 दिन का समय दिया गया है विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि वो खुद इसको ध्वस्त कर दे, और अगर नहीं किया तो बुलडोजर चलाएगा प्रशासन और इसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी से ही लेगा। तो अब ये कार्रवाई करने की बात हो रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए, जी हाँ, इसकी जांच में बताया जा रहा है कि 40 में से 38 जो बिल्डिंग्स हैं वो बिना स्वीकृत, यानी कि एक्सेप्टेड नक्शे के पास नक्शे के पाए गए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिन के भीतर खुद ही इस अवैध निर्माण को हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बुलडोजर ही ऐसा है, यानी कि विध्वंस, निर्माण नहीं विध्वंस। मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि संघ की ये आइडियोलॉजी जो है, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। ये बाबरी मस्जिद से शुरू जरूर हुई होगी लेकिन ख़त्म उस पर नहीं हुई है। ये पूरी राजनीति, पूरी आइडियोलॉजी ही विध्वंस की राजनीति है। यहाँ भी विध्वंस हो रहा है। और सबसे पहला सवाल तो मैं ये भी पूछती हूँ कि मुझे ये बताइए कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी के राज में, केंद्र में, राज्यों में, अब तो बेशतर जगहों पे 80% जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर कब्जा है भाजपा आरएसएस का। मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल आप ऐसा बता दीजिए जो पहले से बेहतर, जो नेहरू या मनमोहन सिंह या राजीव गांधी या कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हों उनसे बेहतर या उनके जैसी कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो जिसका देश में भी नाम हो। विदेश तो भूल जाइए, हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ये तो आप भूल जाएं। वही नरेंद्र मोदी जो हार्ड वर्क और हार्वर्ड वाले नरेंद्र मोदी हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है? लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी को ढाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आया था क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बढ़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम ये कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया है।
आगे कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला देंगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी पास नहीं होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर दिया जाएगा? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर ये खुद भी आए होंगे जिसका नक्शा पास नहीं हुआ होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। इसमें जिलाधिकारी महोदय क्या कह रहे हैं, कैसे बिल्कुल सीधे मुंह के साथ इस आदेश को पारित कर रहे हैं, आइए उनको भी सुनी लेते हैं। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, जिस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। जी हाँ, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से जो सफाई भेजी थी उस सब से भी इनकार कर दिया गया। आजम खां फिलहाल जेल में हैं, उनके परिवार के कई सदस्य भी इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। पूरे परिवार को तबाह किया जा चुका है। उनका राजनीतिक भविष्य तो आप दूर की बात है कि उनकी जो स्वास्थ्य है, उनकी ज़िंदगी है, उस तक पे बनाई है, और अब उनके ज़रिए बनाया गया ये विश्वविद्यालय। आजम खां उन बहुत ही कम नेताओं में से एक हैं जिन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत करके और बड़े स्तर तक पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर तक उनकी राजनीति की तूती बोली है। आजम खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उन्होंने की है, और उनके बोलने की जो कला थी, जिस तरह के वो वक्ता थे, उसको देखते हुए जो 2 लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंदिरा गांधी के दौर में जिनको राष्ट्रीय राजनीति में लाया गया था, उनमें आजम खां भी एक माने जाते हैं। जब आजम खां बोलते हैं तो ठहर के लोग सुनते हैं। आजम खां के जो बोलने का अंदाज है, उनका जो स्टाइल है, वो इतना बेहतरीन है कि शायद अगर वो यूनिवर्सिटी उन्होंने खोल ली होती पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती, क्योंकि मैं उनको मानती हूँ देश के सबसे बेहतरीन, अगर 5 भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर वो लोग रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं, जिनकी पकड़ है जो राजनीति है उस पर, यानी कि ग्रास रूट्स जो पॉलिटिक्स है, ज़मीनी धरातल की राजनीति, और सबसे ज़्यादा जो उनके बोलने की कला है, बेहतरीन तरीके से भाषण देते हैं। अब इसको देखें, फ़िलहाल कि 15 दिन के भीतर तो इसको हटा दिया जाएगा पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ पर ये फैसला करना मुश्किल है कि ये सज़ा आजम खां को दी जा रही है या मुस्लिम समुदाय के उत्तर प्रदेश को देने की कोशिश हो रही है, या उन छात्रों को देने की कोशिश हो रही है जिनका भविष्य तो ये था कि वो तथाकथित रूप से जो संघी विचारधारा के हिसाब से कि वो पंक्चर बनाते, लेकिन उन्होंने सपना ये देखा कि वो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, वो डिग्रियां हासिल करेंगे, और उसके बाद भारत के भविष्य में उनका एक योगदान होगा, एक जगह होगा। लेकिन इस सब को पीछे हटाकर आप देखिए, कई हज़ार छात्र, अगर आप इंटरनेट पर जाएं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, तो आजम खां के ज़रिए स्थापित की गई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, शिक्षा, कृषि और कई तरह के विषयों की पढ़ाई होती है, और हज़ारों छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं।
इसके अलावा ये 15 दिन के अंदर आप, मैं तो सोचती हूँ और गुहार लगाती हूँ इस देश की अदालतों से, तो कुछ तो कीजिए। आपका जो काम है कम से कम उतना तो करने की कोशिश कीजिए। प्रशासन कह रहा है कि निर्माण बिना अनुमति के बनाया गया है, नक्शा पास नहीं है, और जाहिर है पूरे तौर पर ये तो कहा ही जा रहा है कि ये पूरे तरीके से कानून की आड़ में आजम खां से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आजम खां की ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनकी कोई बपौती थी, उनका कोई ख़ानदानी ये काम था, तो ये भी कर सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लीजिए। कम से कम इतना तो रहम कीजिए, कम से कम इतना तो तरस खाइए कि ये पूरे के पूरे विश्वविद्यालय को आप ढा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक इंसान पसंद नहीं है और आप कानून की आड़ में ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आजम खां से उनका सपना छीन लीजिए, तोड़ दीजिए इस सपने को, लेकिन इमारतें तो रहने दीजिए, उन बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित कीजिए, इसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहने दीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी तो बरकरार रखिए। ये किस तरह का फैसला है, ये किस तरह का कदम है जो उठाने जा रहे हैं? अभी तक मुसलमानों के घर, दुकान, बाजार ये सब ढाए जा रहे थे और मस्जिदें, मज़ार, दरगाहें ढाई जा रही थी। अब यूनिवर्सिटीज़ तक बात आ गई है। इस बात को इस तरह से देखिए, कितना दिल जो है मसोस के एक तरह से आदमी रह जाता है कि किस तरह के देश में, किस तरह के निज़ाम में, किस तरह के इंतज़ाम में इस वक्त हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो 15 दिन बाद क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। कई हज़ार छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और इसके अलावा जो आसिम वक़ार हैं, MIM के नेता, वो ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसके साथ आज़म खान साहब का नाम जुड़ा हुआ है। सरकार अगर चाहे तो कंपाउंडिंग जमा करा के नक्शा पास किया जा सकता है। गिराने से बेहतर है सरकार यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर, वही बात जो मैं कह रही थी, संचालित कर सकती है, वरना नक्शा तो उत्तर प्रदेश में हज़ारों जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त खड़ी हुई हैं उनका नहीं है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की यही हालत है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। आसिम वक़ार की पूरी बात सुन लेते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में कानून ही नहीं है 3000 स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर बनाने का, 4000 स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर बनाने का, 6000 स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का, जब कानून ही नहीं है तो बनी कैसे? और बनी है तो अधिकारियों की देखरेख में बनी है। तो जब वो बिना नक्शे के लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतें बन गई हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। भाई ये किसी निजी बिल्डिंग का या निजी निवास का या किसी घर का मामला नहीं है, ये विश्वविद्यालय का मामला है और विश्वविद्यालय बहुत मुश्किल से बनते हैं। विश्वविद्यालयों में बच्चों का भविष्य होता है। मुझे लगता है कि 3 से 4 हजार बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उनके कैरियर का क्या है, उनके एकेडमिक उसका क्या है ईयर का। और डीएम साहब ऐलान कर रहे हैं बैठकर बड़े जोरदार आवाज में कि 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, उनके नक्शे पास नहीं है, सिर्फ 2 के पास हैं, इसलिए उनको 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, ध्वस्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर डीएम साहब से ये कह लिया, पूछ लिया जाए कि जिस ऑफिस में आप बैठते हैं या जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो बता नहीं पाएंगे। लखनऊ में और बाकी जगह पर जो अवैध बिल्डर्स हैं उन्होंने न जाने कितनी घनी आबादियों में चुपचाप अवैध तरीके से बेसमेंट खोद दिए हैं। सब अधिकारियों की नजर में है, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विश्वविद्यालय पर कार्रवाई इसलिए हो रही है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर, कि वो विश्वविद्यालय आजम खां से
जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें हैं उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। आप आजम साहब से बात कीजिए, लेकिन किसी भी बेहतर मुख्यमंत्री को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये ठीक कार्य नहीं है, ये ठीक काम नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उसको सरकार चलाए। और अभी मैं इंतजार कर रही हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव इस पर कुछ बोलेंगी? तमाम जो रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समुदाय है वो हमेशा इस बात के लिए तब से नाराज है जब से इस तरह से दीवार में चुनवाने की जो ये पूरी कोशिश है आजम खान को ये की जा रही है कि लगातार ये जो चुप्पी है एक अजीब सी समाजवादी पार्टी, यानी सोचिए उन्हीं के पिता के कद का ये नेता जिसने उन्हीं के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की, आज आजम खान शायद पूरे हिंदुस्तान में एक अकेले नेता खड़े हुए हैं जिनके साथ कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है। अखिलेश यादव भी कभी कुछ ज़बानी जमा खर्च के तौर पर हम देख लेते हैं कि कभी कोई बयान आता है, लेकिन अभी भी मैं किसी मजबूत बयान का इंतज़ार कर रही हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ने ज़रूर ट्वीट किया है, वो ये कह रही हैं कि ये बाकायदा अब एक यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने जा रहे हैं ये लोग। इस तरह से क्या बदला लेती हैं बीजेपी की संघी इलिटरेट का नाम दे रही हैं वो संघी ब्रिगेड, और वो शिक्षा और जो लोग हैं हमारे जो युवा हैं उनके भविष्य के बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। अब आप सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी को बुलडोज किए जाने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर हो सकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ज़रा थम जाइए और सोचिए कि आपका वोट किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और आप जिस राजनीति को अप्रूव कर रहे हैं, जिसको होने की इजाज़त दे रहे हैं, वो राजनीति हमारे विश्वविद्यालयों के साथ, हमारी शिक्षा के साथ और हमारे युवाओं के साथ आखिर क्या कर रही है।